तो इस वेन का नाम होता है हिपैटिक वेन। ये हिपैटिक पोर्टल वेन है और ये हिपैटिक वेन है जो कि लिवर को हार्ट से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ब्लड कुछ इस तरीके से आएगी यहाँ से इधर और यहाँ से बाहर हार्ट पे, ठीक है। तो ये हिपैटिक वेन है। तुम्हें पता है कि लिवर जो है उसमें सारा का सारा जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी जैसे कि जितना अमोनिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, तो ये अमोनिया लिवर के पास आता है और लिवर इसे एक लीस्ट टॉक्सिक बोलना सही नहीं होगा, बोलना सही होगा कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ, ये कन्वर्शन हुआ लिवर के अंदर। तो समझना, अब ये जो यूरिया है जो कि इधर बना है ये इस हिपैटिक वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हिपैटिक वेन एक ऐसा वेन है, वेन होने की वजह से इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा ही, लेकिन इसमें मैक्सिमम यूरिया परसेंटेज भी होगा, मैक्सिमम यूरिया परसेंटेज यहीं पे होगा, ठीक है। क्योंकि बनाने वाला लिवर और लिवर से डायरेक्टली निकलने वाला एक वेसल है, एक वेन है जो कि डायरेक्टली निकल रहा है उससे और उस यूरिया को हार्ट में लेके जा रहा है। तो कहीं पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम यहीं पे प्रेजेंट होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो मैक्सिमम यूरिया परसेंटेज तो यहाँ पे है, लीस्ट यूरिया परसेंटेज कहाँ होगा, किस ब्लड वेसल में होगा, ठीक है। तो उसका आंसर है रीनल वेन, ठीक है। अब ये कैसे, क्यों, ये तुम किडनी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब ये एक फैक्ट की तरह ऐसे याद कर लो कि लीस्ट यूरिया परसेंटेज जो होगा वो रीनल वेन में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ 12 पास आउट के भी स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने पहले से चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। और अगर 11th को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ लेंगे। लीस्ट यूरिया परसेंटेज रीनल वेन में क्यों होगा, इसका ये रीजन है कि ये जो ब्लड, ये जो हिपैटिक वेन है ये हार्ट में खुल रहा है, हार्ट से ये पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो यूरिया जो बना है लिवर में, वो ये बनने के बाद किडनी में जाएगा, हार्ट के थ्रू हार्ट इसे पंप करेगा और इसे किडनी में भेज देगा, ठीक है। तो किडनी में क्या होता है कि ये जो यूरिया है इसका वहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये जो रीनल वेन में, जब किडनी में रीएब्जॉर्प्शन हो गया, मान लो कि ये किडनी है, यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू यूरिया आया, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो वेन एग्जिट किया यहाँ से, दैट इज द रीनल वेन। तो इसमें अब मिनिमम यूरिया परसेंटेज बचेगा क्योंकि मैक्सिमम तो रीएब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। अभी जिसको नहीं समझ में आया रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी जो तुम्हें 11th या इन केस अगर पास आउट्स को भी समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तुम्हें बस ये वाला पार्ट समझना है और इसे एक फैक्ट की तरह याद करना है कि लीस्ट यूरिया परसेंटेज कहाँ होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है तो हाँ बोलो। बातें क्लियर हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, आज इतने कम लोग ज्वाइन क्यों किए? 11th का है सारे के सारे? ठीक है चलो। अब इसके बाद मैंने बताया था कि लिवर में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, और हर एक लोब बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। और एक लोब्यूल मैंने इस टाइप से कट करके दिखाया था, है ना, हेक्सागोनल शेप का लोब्यूल्स होता है, इस तरीके से लोब्यूल्स होते हैं। और ये सारे के सारे जो लोब्यूल्स है इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर बोल सकते हैं सेपरेटेड होते हैं एक एक कैप्सूल से। उस कैप्सूल का नाम क्या है? गिल्सन कैप्सूल। हाँ, तो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना,
ग्लिसॉन्स कैप्सूल जो है ये एक मैमेलियन फीचर है, यानी बस है और बस ये मैमल्स में पाया जाएगा। ठीक है, ये एक मैमेलियन फीचर है, सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पाया जाएगा, मैमल्स। उसके बाद मैंने बताया था कि राइट साइड पे प्रेजेंट होता है लिवर, और लिवर का दो लोब्स होता है ना। एक एक जो लोब छोटा सा होता है उसे हम लेफ्ट लोब बोलते हैं, जो कि 1/6 एरिया कवर करता है, और बड़ा सा होता है राइट साइड जो कि 5/6 एरिया कवर करता है। इसे डिवाइड करने वाला पार्ट को मैंने बोला था, क्या बोला था? फेलिफॉर्म। क्या? फेलिफॉर्म। नहीं, लिगामेंटम फैल्सीपेरम। ठीक है, और ये लिगामेंटम फैल्सीपेरम जो है ये ऊपर में जाके अटैच्ड होता है डायफ्राम से। तो याद रखना अगर क्वेश्चन आए कि लिगामेंटम फैल्सीपेरम इज अटैच्ड विथ लिवर या डायफ्राम या बोथ, तो आंसर होगा बोथ। अब राइट साइड पे ही एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर और होता है, और उस छोटे से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गैल ब्लैडर। हाँ, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो देखो सारी सारी चीजें राइट साइड पे ही है, राइट साइड पे गॉल ब्लैडर है, राइट साइड पे लिवर है। ठीक है, राइट साइड ही बड़ा है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पर करनी थी। अब गॉल ब्लैडर दो ऑर्गेनिजम्स मैंने एब्सेंट बताया था, एक लैम्प्रे और एक हॉर्स। ठीक है, मैक्सिमल ये प्रेजेंट होता है लेकिन कभी कभार एब्सेंट भी हो सकता है। अब इस लोब्यूल्स के अंदर कुछ इस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स को मैंने बोला था कफर सेल्स, जो कि फैगोसाइटिक होते हैं। इसके अलावा फैट बॉडीज पाई जाती हैं जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। अब मैंने बताया था अगर एक इंसान बहुत ज्यादा फैटी कंटेंट खाए तो चलो बहुत हद तक ये फैट बॉडी उसे डाइजेस्ट कर लेगी, बहुत ज्यादा होने लगेगा तो फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, जिसकी वजह से लिवर में फैटी लिवर का कंडीशन हो जाएगा, लिवर में फैट का डिपोजिशन, फैटी लिवर कंडीशन। अगर अभी भी नहीं रुका तो लिवर सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज हो गया, यहाँ तक बातें हो चुकी थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ स्लाइड्स लिवर फंक्शन के मैंने बताए थे, इसमें सेक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल तक मैंने बताया था। उसके आगे बाइल सॉल्ट से मुझे शुरू करना है। तो यहाँ तक सारी चीजें रिकैप्चुलेट हो चुकी हैं। लिवर के फंक्शन में मैंने बताया था एक जगह, दैट इज सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि लिवर जो है वो बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है और उसे सेक्रीट करता है इनटू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जूस स्टोर होता है और फिर वहां से वह निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि डिओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। तो अभी दो चीज मैंने इसमें बताई थी। सबसे पहला फंक्शन था उसका सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ बाइल। के अंदर मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें तुम्हें इग्नोर करनी है लेकिन दो चीजें तुम्हें याद करनी थी कि बाइल जो है, जब भी बाइल का नाम सुनो तो इसमें दो चीजें याद रखना कि ये बाइल सॉल्ट भी है प्लस बाइल पिगमेंट्स है। बाइल सॉल्ट प्लस बाइल पिगमेंट्स मिलके बाइल जूस बनाता है। ठीक है, तो जूस में नमक भी रहेगा और कुछ पिगमेंट्स भी रहेंगे। तो सॉल्ट्स में मैंने बताया था फेलिंग्स रिएजेंट का एग्जांपल मैंने दिया था कि उसमें दो चीजें प्रेजेंट रहती है, एक सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, अब ये बाइल सॉल्ट्स है, तो इनका काम क्या है? इनका काम है फैट ग्लोब्यूल्स को मार मार के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो हम इसे बोल सकते हैं इनका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये सॉल्ट का काम, बाइल जूस में प्रेजेंट सॉल्ट का काम है कि बड़े से फैट ग्लोब्यूल को मार मार के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब इसके बाद जो अगर हम बात करें बाइल पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स में दो पिगमेंट प्रेजेंट होती है, एक है बिलीरुबिन और एक है बिलीवर्डन, जो कि मैंने बताया था कि कलर प्रोवाइड करता है। किसे किसे कलर प्रोवाइड करता है? तीन चीजों को, प्लाज्मा को, यूरिन को और हमारे फीसेस यानी कि स्टूल को।
अलग अलग जगह पर जैसे प्लाज्मा को कलर प्रदान करने वाले जो बिलीरुबिन के पिगमेंट है उसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर ये बिलीरुबिन का पिगमेंट प्लाज्मा में कलर प्रोवाइड कर रहा है, प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है ना, तो अगर उसे कलर प्रोवाइड कर रहा है तो इधर इसका नाम कुछ और होगा। यूरिन में जब ये किडनी में चला जाएगा बिलीरुबिन का पिगमेंट, तो ये यूरिन को येलोइश कलर प्रोवाइड करेगा, तो उधर उसका नाम कुछ और होगा। और अगर स्टूल को प्रोवाइड करेगा तो उसका नाम कुछ और, ठीक है। ये नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगी। ओके, अब इधर आ जाओ नए दूसरे चीज पे। अब ये तो हुआ अबाउट बाइल। इसमें मैंने एक बताया था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब तुम्हें समझ में अगर नहीं आया कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है तो समझना, तुम एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में थोड़े से पानी को डालो, वाटर प्लस कुछ अमाउंट में डिटर्जेंट डाल दो, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दो। इसे विगरसली शेक करोगे तो कोकोनट ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इस तरीके से सरफेस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बड़े से कोकोनट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिस्ट्री में सैपोनिफिकेशन, यानी साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, साबुनीकरण। और इसी चीज को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं बायोलॉजी में। समझ में आ गया? अब इसके बाद लिवर के फंक्शंस में स्टोरेज ऑफ फैट, तो मैंने बता दिया था कि स्मॉल अमाउंट में फैट को स्टोर करता है, फैट बॉडीज के अंदर जो फैट है वो स्टोर होती है। फोर्थ फंक्शन था डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन क्या है वो समझना। जब तुम स्लाइड देखोगे तो तीन चीजें वहां पे लिखी हुई है, डीएमिनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। इन दोनों का मतलब क्या है इसे समझो ढंग से। देखो, डीएमिनेशन का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड्स जो बने, मान लो जो प्रोटीन है, प्रोटीन टूटा अमाइनो एसिड्स में, अब अमाइनो एसिड फर्दर टूटते हैं और देते हैं NH3। क्यों NH3 देते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें अमाइनो एसिड का बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर याद है तो मैंने बोला था बेसिक ढांचा क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH R NH3 और H, है ना? H, yes वेरी गुड दीपक। अब यहाँ पे देखो, जब ये टूटेगा तो NH3 निकलेगा ना, निकला NH3, यहाँ से NH3 निकला। तो ये प्रोसेस क्या है? NH3 का नाम क्या है केमिस्ट्री में? अमोनिया। अमोनिया है। यहाँ तुमने अमोनिया को तोड़ दिया, यानी अमाइनो एसिड में से अमोनिया को हटा दिया, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं डीएमिनेशन। अमोनिया को हटाना, डीएमिनेशन। अब याद रखना NH3 जो है ये वेरी टॉक्सिक, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो अब इसे डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कि इसे एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस अमोनिया को भेज देते हैं लिवर के अंदर। लिवर में बहुत सारे मैकेनिज्म्स के थ्रू हम इसे लिवर में भेज देते हैं। लिवर में क्या होता है कि ये NH3 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ठीक है। तो एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस एक लीस्ट नहीं, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है? यस मैम। तो ये दोनों चीजें कहाँ हुई? ये दोनों चीजें हुई लिवर के अंदर। एक्चुअली अमाइनो एसिड जो है ये NH3 में जो टूटता है, यानी जिसको हम डीएमिनेशन कहते हैं, ये भी जनरली लिवर के अंदर ही होता है, ठीक है, मैक्सिमली लिवर के अंदर होता है। इसीलिए ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर लिख दिए गए। अब मान लो किसी पेशेंट का लिवर खराब हो गया, एक मेरे पास पेशेंट आया जिसका लिवर खराब, तो अब उसके बॉडी में डीएमिनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन, मान लो डीएमिनेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिवर में ही ये
डीएमिनेशन नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जिसमें कुछ अमाउंट में डीएमिनेशन हो रहा है, तो NH3 तो बन रहा है उसके बॉडी में, है ना। अब ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन ये लेस टॉक्सिक में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, यानी यूरिया में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, क्योंकि लिवर ही खराब है। तो वैसे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि अमोनिया का उसके बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, और ये बहुत टॉक्सिक होने की वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी को हम कहते हैं लिवर फेलियर। ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद जो पांचवा फंक्शन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो उसमें यही कफर सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि वो फैगोसिटिक होता है, तो वो तुम्हें पता है, ये मैंने बता दिया था। और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स कुछ कुछ दिया हुआ है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, जैसे कि एक्सेप्ट बस ये याद रखना कि कौन से प्लाज्मा प्रोटीन को ये सिंथेसाइज नहीं करता, तो गामा ग्लोब्युलिन्स को ये सिंथेसाइज नहीं करता। याद रखना बस ये था। यस मैम। ठीक है। गामा ग्लोब्युलिन्स क्या मतलब? जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं ना, उन्हें हम गामा ग्लोब्युलिन्स कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया था गमदे, याद है? यस मैम। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, तो इसे ये सिंथेसाइज नहीं करता। ठीक है। अब फिर सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन है। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन विटामिन ए, ये डिस्कस करने वाला पॉइंट है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। ठीक है। ये एक डिस्कस करने वाला पॉइंट है। क्यों डिस्कस करने वाला पॉइंट है? होता क्या है कि जितने भी एल्गी होते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे या फिर मान लो कि कैरेट, हम सब बहुत सारे लोग एल्गी को खाते भी हैं। ठीक है। और कैरेट मान लो खाते हैं, तो उससे उसमें प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है। ये बीटा कैरोटीन जाता है लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर ये कन्वर्ट होता है इनटू विटामिन ए। ठीक है। तो ये कन्वर्जन कहाँ हुआ? इन द लिवर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए आल्सो अकर्स इन द लिवर। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। लिवर स्टोर सर्टेन विटामिन टू, जैसे ए, डी, ई के, और विटामिन B12, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कुछ मिनरल्स को स्टोर करता है, कुछ मिनरल्स को स्टोर करता है। हीमोपोइसिस मैंने बताया था कि एम्ब्रियोनल लाइफ में ये RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स में हेल्प करता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना। 13 और 14 इंपॉर्टेंट है कि किस किस प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, और कुछ फैक्टर्स जैसे 1, 2, 5, 7 एंड 9, 10, इन्हें सिंथेसाइज करता है लिवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब इसमें एक नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर किसी के भी बॉडी में सेलेनियम यानी Fe की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसमें क्या होगा कि उसके लिवर में नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस का मतलब कि उसके जो लिवर के टिश्यूज हैं, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अगर हाँ बोलो। मैम स्लाइड नहीं है। स्लाइड नहीं है? नहीं। अच्छा रुको, मैं पहले सेंड कर रही हूँ ये स्लाइड। एक सेकंड रुकना। रुको, डाउनलोड कर रही हूँ मैं।
देखो सेंड हुआ। नहीं। आ गया यस होगा, मैम, यस फिर मैम। डाउनलोड कर लो। यस मैम। आज सारे 11thers कहाँ गए हैं, पिकनिक मनाने गए हैं क्या? नहीं पता मैं, एक आई थी चल गई। हाँ गौरी तो आई थी। चलो ठीक है, ये इस वीक का पहला और आखिरी क्लास होगा मेरा, इसीलिए अब इसके बाद हमें जो आज से स्टार्ट करना था दैट इज पैनक्रियास। ठीक है, मैम पैनक्रियास का ऐसी क्या पोजीशन क्या? लीवर लीवर नेक्रोसिस? ऐसे मतलब सेलेनियम। मैम वो एलिमेंट हाँ एलिमेंट सेलेनियम, अगर उसकी सेलेनियम। कमी हो यस जाती है मैम। हमारे बॉडी में तो लिवर में नेक्रोसिस हो जाता है। अब देखो पैनक्रियास जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये मान लो डिओडेनम है। डोडेनम। हाँ डिओडेनम इस तरीके से पैनक्रियास सिचुएटेड रहता है ना, यस मैम। तो ये पैनक्रियास हो गया। तो इसका 3 रीजन्स होता है जो तुम्हें नहीं पढ़ना, तो वो मैं बताऊंगी भी नहीं, बस इसका पोजीशन अगर तुम स्लाइड में देख पा रहे हो तो दिया हुआ है पोजीशन इसका कहाँ पे है, तो इट इज प्रेजेंट इन द लूप ऑफ द डिओडेनम। अब इसका ओरिजिन दिया हुआ है एंडोडर्मल, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचर देखो, नेचर देखो पैनक्रियास जो है इसका नेचर होता है, ये आधा तो होता है एक्सोक्राइन और मिक्स आधा होता। होता है एंडोक्राइन। इसीलिए हम वैसे यस मैम। ग्लैंड जिसमें कि दोनों फंक्शंस प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो होता क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ये कम से कम 98 to 99% होता है, ये सारा फैक्चुअल डेटा है, याद। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो कम होता है। एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी पैनक्रियास के बारे में। तो इसमें मैं बता रही थी कि तुम्हें बस यही याद रखना है कि एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो होता है कम। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब देखो होता क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक असाइनी, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाटिक असाइनी जो होता है एक्सोक्राइन पार्ट है, तो ये अपना सेक्रीशन एक डक्ट में छोड़ता है डक्ट। यस मैम। है ना, और एंडोक्राइन पार्ट में तो डक्टलेस ग्लैंड है तो डायरेक्टली अपना डकलेस। सेक्रीशन ब्लड में छोड़ता है। अब ये पैनक्रियाटिक असाइनी से जो एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं वो 3 चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। पहला फैट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी में यही 3 सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, तो ये तीनों चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं एक कंप्लीट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तीनों चीजों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट, मतलब तीनों टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो तीनों सबस्ट्रेट को ब्रेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसे समझ के आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमने किसी पेशेंट का पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक कर दिया है, तब भी
उस पेशेंट में किस चीज की कमी नहीं देखने को मिलेगी? किस चीज की कमी मतलब मैम? जैसे कि सबसे पहले हमने एक पेशेंट का मान लो डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक कर दिया, ठीक है, यस और मैम। फिर हमने उसका ब्लड सैंपल लिया, तो उसमें हमें किस चीज की, या बोल सकते हो किस चीज की प्रेजेंस अभी भी देखने को मिलेगी, या फिर इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करो कि उसमें किस चीज की डिजेशन अभी भी होती रहेगी? फैट। नहीं, हमने डक्ट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, डक्ट को ब्लॉक कर दिया, अब समझना, डक्ट को हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो कोई भी यस मैम। एंजाइम रिलीज हो पाएगा क्या ब्लड में? नो मैम। नहीं रिलीज होगा। तो फैट का डाइजेशन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो नहीं उतना अच्छे से हो पाएगा, ओके। लेकिन उसके ब्लड में हमें दो चीजें अभी भी देखने को मिलेंगी, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। यानी कि ग्लूकोज का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अभी भी हो रहा होगा, ओके। क्यों? क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सेक्रेट करते हैं। हमने ब्लॉक किया डक्ट को, डक्ट को। एंडोक्राइन डक्ट पार्ट तो प्लेस अभी भी है। एक्टिव है, ठीक है, यस मैम। समझ गया? अब देखो, इसके बाद स्लाइड में अगर तुम देखोगे तो एक और बात यहाँ पे बच गई है, दैट इज अल्फा सेल्स जो होते हैं वो सेक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स होते हैं जो फिर सेक्रीट करते हैं इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन। अब इसके बाद एक डायग्राम दिया हुआ है, जो डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। इस डायग्राम में कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है, अब इसे ध्यान से समझना, इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दूंगी, अभी स्लाइड मत देखो, ठीक है। यस मैम। देखो, पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट में ऐसे जो 3 जूसेस रिलीज होते हैं जो कि फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि इसमें 3 एंजाइम सेक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन पार्ट में एक इंसुलिन सेक्रेट होता है और एक ग्लूकागॉन सेक्रेट होता है, और दोनों के दोनों है हार्मोन। तो मैं लिख सकती हूँ कि इसमें 2 हार्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं, यस मैम। ठीक है। तो अब मुझे आंसर करो, पहले मैं ऑप्शंस देख लो, 3E, 3H, 3E, 2H, 2E, 3H, या D, 2E, 2H। पैनक्रियाज सेक्रेट डैश, बताओ। 3E 2H। E और H का मतलब समझ में आ गया? मैम E मतलब एंजाइम, H मतलब हार्मोन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस तो ये मैम। क्वेश्चन तुम्हारे स्लाइड में मेंशन्ड है, इसलिए मैंने बोला स्लाइड अभी मत देखो, ठीक है। तो ये हुआ पैनक्रियाज के बारे में, उनके सेल्स के बारे में। अब देखो, पैनक्रियाज में एक एंजाइम होता है, दैट इज पैनक्रियोजाइमिन, ठीक है, दैट इज आल्सो रिटन एज PZ, ठीक है, पैनक्रियोजाइमिन। ये जो एंजाइम है ये एक्ट करता है ऑन द असाइनी, पैनक्रियाटिक असाइनी, और असाइनी ऑफ पैनक्रियाज क्या थे, यहाँ पर आके देखोगे तो ये, हाँ वेरी गुड, एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है। तो अगर ये पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है असाइनी में एक्ट कर रहा है, तो इसमें से पैनक्रियाटिक जूस को निकालेगा, ठीक है। यस मैम। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है, मैंने बताया था कि इसमें 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 3 एंजाइम्स जो हैं वो तुम्हारे स्लाइड में लिखे हुए हैं, लेकिन इससे 3 एंजाइम से ज्यादा एंजाइम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और कुछ प्रो एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन,
प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। तो ऐसा क्यों, इतने सारे एंजाइम्स को लिख रहे हैं? मैम अलग दिक्कत अलग होगा ना? मतलब अलग अलग ये अमीनो एसिड के लिए, प्रोटीन के लिए अलग अलग रहता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये 3 एंजाइम्स विद रेफरेंस टू सबस्ट्रेट्स बोला था कि 3 सबस्ट्रेट्स पे 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स ऐड करेंगे, मैंने नंबर नहीं बोला, ठीक है? कि वो 3 एंजाइम्स ही होंगे। हो सकता है प्रोटीन पे कोई 3 एंजाइम्स एक्ट कर रहे हो, लेकिन उन्हें हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे ना, एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स पे एक्ट कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ तक बातें अगर समझ में आ चुकी हैं, तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जाने वाले हैं, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है तुम्हारे हिस्टोलॉजी से, ठीक है, जो मैंने सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा पढ़ाया था। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, हाँ, वो लेयर्स मैंने पढ़ाए थे। एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे डाइजेशन में, और दूसरा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे तो ये सबको सुनना चाहिए था, लेकिन सब क्लास में पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। देखो, डिजेशन जो होता है वो कहाँ बिगिन हो जाता है? तो इट बिगिंस इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ठीक है? ओरल कैविटी में तुम्हें याद होगा कि तुम खाना को चबाते हो। तो डाइजेशन, हाँ, डाइजेशन मैकेनिकल प्रोसेस होता है एज वेल एज केमिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल जहाँ पे तुम चबा रहे हो उसे मैकेनिकल कहेंगे, जहाँ पे एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं उसे हम केमिकल कहेंगे। ओके? ओरल कैविटी में तुमने खाना को चबाया, बहुत बार चबाया, तो उससे बना एक बोलस, ठीक है? ये मैकेनिकल रोल तब किसने फैसिलिटेट किया? हमारे टीथ ने, हमारे टंग ने, और कुछ हद तक लिप्स ने, ठीक है? कुछ हद तक लिप्स ने ये मैकेनिकल रोल प्ले कर लिया। अब मैकेनिकल रोल के बाद हम आते हैं एंजाइमेटिक यानी कि केमिकल रोल पे, ठीक है? तो इसके लिए एक टेबल मैं बना रही हूँ, अभी स्लाइड मत देखो, स्लाइड देखोगे तो कंफ्यूज हो गए, अभी स्लाइड छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे इस पे फोकस करो। ये टेबल अगर तुम समझ गए तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कुछ हद तक आसान हो जाए। और जहां जहां नहीं समझना है 4 बार पूछो, मैं 4 बार बताऊं। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले है यहाँ पर बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद फूड कहाँ जाएगा? ओसोफेगस। इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा? स्टमक। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। चलो यहाँ तक बातें क्लियर है, तो आधे ज्यादा चीजें पता करें। अब यहाँ पर मैंने बताया 3 चीजें की डाइजेशन होती है, दैट इज फूड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर स्टार्च, दैट इज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना? फिर लिखेंगे प्रोटीन, फिर लिखेंगे फैट, और लास्ट में लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की भी डाइजेशन होती है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, अपने पूरे नॉलेज को यहाँ पर लगाना। जब तुमने माउथ के अंदर बोलस बनाया तो वहां पर सलाइवा के प्रेजेंस में एक सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंस होता है ना? यस मैम। तो वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। यस मैम। यानी कि स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी में होता है, तो यानी कि टिक। इसोफेगस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है ना? नहीं होता। तो क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, ठीक है? तो कोई एंजाइम्स नहीं होगा तो प्रोटीन की भी डाइजेशन नहीं होगी, फैट की भी नहीं होगी, और न्यूक्लिक एसिड की भी नहीं होगी, ठीक है?
यस आ मैम। जाओ स्टमक पे। स्टमक में बहुत स्मॉल अमाउंट में मैंने बोला था गैस्ट्रिक लाइपेज नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए कुछ हद तक डाइजेशन होगा लेकिन बिल्कुल ना के बराबर होगा। इसीलिए हम ना इसे क्रॉस लिखेंगे ना इसे टिक लिख सकते हैं, इसलिए डैश लिख देते हैं। ठीक है, यस मैम। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होगा डाइजेशन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रिया हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियास के जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो यहाँ पर आके खुल रहे हैं और स्टार्च पे आके एक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे भी डाइजेशन होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वहां नहीं पर होगा। ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब यस मैम। प्रोटीन की बात करते हैं। बगल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होगा नहीं क्योंकि होगा। कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा। इसोफेगस में भी नहीं होगा। नहीं। स्टमक में होगा, स्टमक में होगा, इसमें भी पेप्सिन होगा। रेनिन प्रेजेंट होता है, इसमें भी यस होगा, मैम। इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं होगा। फैट की डाइजेशन नहीं होगी, नहीं होगा। इसोफेगस में होगा। भी नहीं नहीं। होगा। इसोफेगस में यस कैसे मैम। होगा? नहीं मैम, इसमें स्टमक बोला में। स्टमक में। अच्छा, स्टमक, स्टमक में क्यों होगा? होगा ना। मैंने एक चीज गलत बोली, मैं वही देख रही थी। यहाँ पे गैस्ट्रिक अमाइलेज जो है वो प्रेजेंट होता है लेकिन नेग्लिजिबली काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे फैट को तोड़ने के लिपेज। लिए लाइपेज प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया था कि ये भी बहुत कम प्रेजेंट होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, यस मैम। नेग्लिजिबल प्रेजेंट होता है लेकिन होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि हाँ हो रहा है डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा। होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं। नहीं होगा। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन ना बगल कैविटी में होगा, ना इसोफेगस में होगा, ना स्टमक में होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ल- होगा। अब ये पूरा टेबल होगा। अब ठीक है, टेबल तुम्हारे सामने है, पीडीएफ को ऑफ कर दो और ये मुझे आंसर करो कि सबसे पहला स्टार्च का डाइजेशन कहाँ बिगिन होता है? मैम स्टार्च माउथ में। ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता स्मॉल इंटेस्टाइन। है? क्यों, रटे हुआ नहीं है ना? नो मैम। यहाँ पे 4 टिक दिख रहे हैं। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है? ओसोफेगस। इसोफेगस। और मैम लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? यही सारे यस क्वेश्चन मैम। पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, तो इसे रटने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। ठीक है, मैम ये बात हुई। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है वहां पर, खाली कोई एब्जॉर्प्शन एंजाइम्स भी होता है प्रेजेंट नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सब बस और बस एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे। वाटर ठीक है, का। वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, और मान लो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो वहां चले गए लीक आउट होके, जो हमारे बॉडी को जरूरत है तो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन मेजरली वाटर ही रीअब्जॉर्ब होता है। इसीलिए जो मैम स्टूल कुछ होता है, हाँ बोलो। मतलब कोई चीज का मैम डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन नहीं होता है। कोई ब्रेकिंग डाउन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। अब फिर से यहाँ पर एक और चीज देखो, माउथ में हमने क्या लिया था? बकल कैविटी में हमने क्या डाला? बकल कैविटी में क्या डालना? एंजाइम। खाना डाला था ना, खाना डाला था और ना। खाना, हाँ। यस मैम। तो उस खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। फूड। ठीक है, बकल कैविटी में गया, स्टार्च ने और हमारे दांतों ने उसे एक एक गोले में कन्वर्ट किया, उस गोले का नाम था बोलस। तो अब बोलस बोलस। निकल कर गया इन द इसोफेगस, यस मैम। गया। अब यही बोलस गया स्टमक के अंदर, मतलब इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन ही नहीं हुआ ना, तो वापस से ये नहीं। निकला, ये इसोफेगस में से ऐसे निकला और घुस गया स्टमक के अंदर। तो स्टमक में घुसा तो बोलस, लेकिन जब निकलेगा तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, तो डाइजेशन भी होगी इसकी। तो अब हम उस डाइजेस्टेड बोलस को बोलते हैं, अब वो एसिडिफाई हो चुका है, वो बोलस नहीं एसिडिक हो चुका है, यस इसे मैम। हम बोलते हैं काइम। काइम। ठीक है, अब यही काइम घुसेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा एल्कलाइन एनवायरनमेंट है ना, स्टमक में अल्कलाइन। एसिडिक था, यस मैम। यहाँ पे एल्कलाइन एनवायरनमेंट है। अब इस एल्कली के प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काइम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू
काइल, काइल। ठीक है। और ये काइल जो है यहाँ से निकल कर चला जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन जाने से पहले कुछ दे के जाएगा, क्योंकि अच्छा आदमी है, कुछ दे के जाएगा। क्या दे के जाएगा? वाटर। ये दे के जाएगा, ये बोलेगा मैं तो काइल बन चुका हूँ, तुम्हें जो चीज मेरे से लेनी है ले लो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से कुछ एब्जॉर्ब करेगा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डाल डाल देगा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल से, और फिर ये काइल जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो कुछ हद तक सम एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और ये स्टूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन है, ग्रीन कलर में एब्जॉर्प्शन, ठीक मैक्सिमम है। एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। कुछ बस थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है, ज्यादा यस नहीं, ओके। तो काइल से एब्जॉर्प्शन होगा, याद रखना। काइल जो है जब वो बन बन के निकल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स में जा जा रहा है, वहां से निकल रहा है, तो कुछ हद तक उसमें, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा लूप होता है ना, तो उसमें मैक्सिमम यस मैम। एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का छोटा सा लूप होता है तो उसमें कम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है? यस मैम। टेबल इजी लगा? मैम अगर कोई दिक्कत हो ना, मैम हाँ ये क्या बोल रहे हैं, अमीनो अमीनो एसिड जो मैम एन एसिड है वो क्या न्यूक्लियो एसिड है, उसको कैसे फिर डाइजेस्ट करेंगे? वो न्यूक्लिक डाइजेशन एसिड। हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे छोड़ देंगे, ये बस एक टेबल है, ताकि आगे मैं जब बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो मेरे बताने से पहले तुम लोग बता दो कि हाँ डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे का प्रोसेस यस मैं मैम। बताऊँ, ठीक है। अब इसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस पढ़ेंगे अब, ठीक है। डाइजेस्टिव अगेन पीडीएफ मत देखो, ठीक है, यस मैम। पीडीएफ ऑफ कर दो बिल्कुल से। टेबल में जब तक बना रही हूँ तब तक एक बार अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, लास्ट टेबल में या कुछ भी। ठीक है, ये यस मैम। रफ टेबल है। अब इसमें देखो, सबसे पहला में हम लिखेंगे सलाइवरी जूस। एमेरेस। सलाइवा से कौन से जूस निकल, अच्छा। सबसे पहले डाइजेशन तो सलाइवा में स्टार्ट होता है ना, मतलब मुंह में स्टार्ट होता है। फिर इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसलिए हम नहीं। गैस्ट्रिक जूस फिर लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे बाइल जूस, बाइल जूस। फिर पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। और लास्ट में लिखेंगे इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम होता है स्यूकस एंटेरिकस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है कि सलाइवा में, सलाइवरी जो जूस है उसमें थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यस मैम। सब मस्कुलरीज और सब अपेटराइट। बोलो बोलो। मैम सब से था, सब मैक्सिलरी। हाँ, सबसे पहला सब और मैम मैक्सिलरी, और मैम जीभ के पैट नीचे जी जीभ के नीचे। सब लिंगुअल, हाँ लिंगुआ सब जीभ, लिंगुअल। यस मैम। और और तुम्हारे पेटराइट। चीक के पास पैटेरॉइड। पैरोटिड, पैरोटिड।
ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस कौन सेक्रेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, बाइल जूस लिवर प्लस गॉल मैम, ब्लैडर का भी लिवर तो ही रोल है ना, गैल ब्लैडर मैम, मतलब तो वो तो स्टोर ना करता है। हाँ सही बोला, बिल्कुल स्टोर करता है, सेक्रीट करता है लिवर, बिल्कुल सही है, सेक्रीट एंड सिंथेसाइज लिवर करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिलीज हो रहा है वो गॉल ब्लैडर से हो रहा है, इसलिए हम गैल ब्लैडर दोनों को से ही है। इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है। यस मैम। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास, पैनक्रियाज से होगा, लेकिन पैनक्रियास, असाइनी ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है, एंसनी, एक्सोक्राइन, हाँ, एक्सोक्राइन पार्ट। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है दैट इज फ्रॉम क्रिप्ट इंटेस्टाइन, क्रिप्स ऑफ ऑफ लिवर किन, लिवर कून क्रिप्स ऑफ लिवर किन, एंड पेनेट सेल्स, नहीं एंड द ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड। तो मैंने मैम बताया था, ये क्रिप्स ऑफ लिवर किन तो पेनेट सेल्स ही ना हो? नहीं क्रिप्स ऑफ लिवर कून पैनेट सेल्स कहाँ से हुए? मैंने बताया था कि वहां पे खुलते हैं, क्रिप्स है वो, ये क्रिप्स में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अच्छा, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्क्रिप्ट्स में। ठीक है। तो इस क्रिप्स ऑफ लिवर कून को एनसीईआरटी ने लिखा है ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स या ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंड। वो मुझे पता है तुम्हें कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, पैनेट सेल से मैं क्लियर कर दूंगी, उसकी चिंता मत करो। क्रिप्स ऑफ लिबर कून को हम ब्रश बॉर्डर ग्लैंड बोलते हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? म्यूकस, म्यूकस, है ना। तो ये ब्रश बॉर्डर ग्लैंड्स जो है और ये म्यूकस मिला के इनके जूस को एनसीईआरटी ने लिखा है इंटेस्टाइनल जूस या फिर फ्यूकस एंटेरिकस। पढ़ा है ये चीज एनसीईआरटी में? यस मैम। वो जो तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है मैं क्लियर कर दूंगी, उसका चिंता मत करो। ठीक है। अब देखो होता क्या है, सलाइवरी जूस का पीएच ये बहुत इजी है याद करना, 6.8 होता है। 6.8, गैस्ट्रिक, हाँ, गैस्ट्रिक जूस का पीएच हो जाएगा 3, 1.8। नहीं सुनो मैं बताती हूँ, बाइल जूस इज अल्कलाइन इन नेचर, तो इसका कोई पीएच एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, इसलिए हम इसे अल्कलाइन लिखेंगे। उसी तरीके से पैनक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन होता है, तो इसे भी हम अल्कलाइन लिखेंगे। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच दिया हुआ है 7.8। अब देखो दिख रहा है सबके एंड यस में मैम, 6.8, 8 है। 1.8, 7.8, तो यही एनसीईआरटी का डेटा है। तो इस तरीके से चीजें को आसान करके पढ़ो, इजी रहेगा। इट्स नॉट 1.3, एनसीईआरटी ने अगर 1.8 दिया है तो तुम 1.8 ही बोलोगे, ठीक है। ओके। यस मैम। अब एंजाइम्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी जूस में? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सबसे पहला टाइलिन। टाइलिन का ही दूसरा नाम होता है अल्फा सलाइवरी अमाइलेज which digests the starch। स्टार्च। ठीक है। यस मैम। गैस्ट्रिक जूस में तो एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं पेप्सिन नहीं बोलोगे, पेप्सिनोजेन बोलोगे, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। में सेक्रेट, हाँ यस इनएक्टिव मैम। फॉर्म में सेक्रेट होते हैं। उसी तरीके से प्रो रेनिन, रेनिन नहीं प्रोरेनिन। बोलोगे, प्रो रेनिन इनएक्टिव। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है, तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में। ठीक है। बाइल जूस में प्रेजेंट क्या रहता है? नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट। हाँ, और बाइल सॉल्ट। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में सबसे ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, अगेन इनएक्टिव फॉर्म में बोलोगे, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज,
देन कम्स, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बाद आता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज व्हिच डाइजेस्ट द स्टार्च, ठीक है, इसे का दूसरा नाम अमाइलोप्सिन भी होता है। फिर आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज व्हिच डाइजेस्ट द फैट्स। इसके बाद आता है बहुत सारे एंजाइम्स को जोड़ के, यानी कि जितने भी और भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं पैंक्रियास से, तो उन सारे एंजाइम्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, मतलब तुम्हें नहीं जानना है, पता तो है ही, तुम्हें नहीं जानना है, तो उन सब एंजाइम्स को एक नाम दे दिया गया है, दैट इज केप्सिन। और फिर न्यूक्लिएज आता है। ये न्यूक्लिएज का काम क्या है? ये डीएनए को तोड़ेगा, इसीलिए डीएनएज, आरएनए को तोड़ेगा, इसीलिए आरएनएज, ठीक है, यहाँ तक। यस मैम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइपेप्टिडेज, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम इरिप्सिन है, जरूरत नहीं है याद करने का। फिर है अमाइनो पेप्टिडेज, फिर है माल्टेज, माल्टेज के लिए शुगरेज, लैक्टेज, यस मैम, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंजाइम जो तुम्हारे एनसीईआरटी में कहीं कहीं मेंशन्ड है, टेबल्स के फॉर्म में, जनरली पीले पीले रंग के टेबल्स में डाइजेशन दिखाया हुआ है, ठीक है, तो वो इस टेबल में मौजूद है, ठीक है। कहाँ से क्या एंजाइम रिलीज होता है ये तुम्हें याद करना है, और जो भी ये टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है सिर्फ और सिर्फ वही याद करना है। और इसके बाद शुरू होता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तक इतना चीज तुमने याद कर लिया कि कहाँ से क्या डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। यस मैम। ठीक है, तो एक दो फिजियोलॉजी, क्योंकि 15 मिनट बचा है ना, तो एक दो डाइजेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। ये अगर जिस तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो ये चैप्टर अब पूरी तरीके से एंड की ओर बढ़ चुका है, ठीक है। यस मैम। डाइजेशन ऑफ फैट, ये फैट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, ईमानदारी से बताना, पीडीएफ मत देखना। यस मैम। फैट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, सोचो, खुद में बोलो। माउथ में तो नहीं होता है, इसोफेगस में जाएगा फूड, उधर भी नहीं होता है, नहीं, स्टमक में, स्टमक में होता है थोड़ा होता सा, है, हाँ थोड़ा सा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज्यादा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबका डाइजेशन होता है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। और लार्ज इंटेस्टाइन में तो किसी का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबका हो रहा है, और इसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी का नहीं हो रहा है ना। तो फैट का डाइजेशन तुमने बोला स्टमक में हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर अब देखो, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो टेबल अगर तुम्हें याद है, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वही मैं बोल रही थी कि स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तब वही डाइजेशन ऑफ फैट, पहले स्टमक में हम देखेंगे। फैट अनडाइजेस्टेड फॉर्म में स्टमक में प्रेजेंट आता है, ठीक है, क्योंकि माउथ में तो कोई डाइजेशन हुआ ही नहीं। तो स्टमक में क्या प्रेजेंट है, जूसेस प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट है, वेरी गुड। फैट का डाइजेशन होगा किसके प्रेजेंस में, गैस्ट्रिक लाइपेज के प्रेजेंस में। और तुम्हें पता है कि फैट कैसे बनता है, फैट का दूसरा नाम है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर याद करो। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, ये है एक ग्लिसरॉल, ये पूरा का पूरा एक ग्लिसरॉल है, ठीक है। और हर OH के साथ अटैच रहता है क्या, फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये सारी चीजें स्लाइड में नहीं मिलेगी, तो जो लोग समझते हैं कि स्लाइड देख के वो कोप अप कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो,
जब गैस्ट्रिक लाइपेज जब एक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड्स को तोड़ेगा, क्या निकला, क्या निकला, फैटी एसिड, फैटी एसिड के 3 मोल्स निकले 3 मोल्स या 3 मॉलिक्यूल निकले, और ये पूरा का पूरा मैंने बोला था कि ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का कितना निकला, 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फैटी एसिड 2 बनेगा और बनेगा ग्लिसरॉल, लेकिन ग्लिसरॉल 1 मॉलिक्यूल और फैटी फैटी एसिड एसिड 3 मॉलिक्यूल। अब ये सिर्फ यही चीज स्लाइड में लिखा हुआ है कि फैटी एसिड का 3 मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल। अब ये रटोगे तो फिर रटना है तब तो फिर कोचिंग ही नहीं लेना, ठीक है। अब इसके बाद गैस स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम्ही ने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके बाद डाइजेशन होगा, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि सबसे पहले इस पे क्या क्या एक्ट करेंगे। चलो मैं टेबल भी खोल देती हूँ ऊपर, ठीक है। ये देखो, जहां पर भी लाइपेज प्रेजेंट है वो फैट का डाइजेशन करेगा। अब मुझे बताओ, पी लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, गुड, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज होता है डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द हेल्प ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, एचपीडी। हाँ, तो पैनक्रियाटिक जूस वहां पे रिलीज हो रहा है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं पैनक्रियाटिक जूस लिख रही हूँ, इसका मतलब समझ जाना कि हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, ठीक है। तो फैट के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि मुझे दीपक बताया कि उसमें एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर कि पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा और उसे फिर से तोड़ेगा किसमें, उसी चीज में जिसमें स्टमक तोड़ रहा था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी जूसेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस में एक इंटेस्टाइनल लाइपेज भी प्रेजेंट रहता है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। इंटेस्टाइनल लाइपेज भी प्रेजेंट रहता है जो कि एक्ट करेगा इसके ऊपर, इंटेस्टाइनल जूस फैट के ऊपर एक्ट करेगा, प्रेजेंट रहेगा इंटेस्टाइनल लाइपेज और फिर से इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। अब इसमें एक चीज छूट गया मुझसे टेबल में, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझसे छूट गया, तो मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, एंजाइम सबसे पहले सिक्रीट होते हैं माउथ में, तो ये सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट कोई करता है, ठीक है। सलाइवा में बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, उसमें से एक आयन का नाम है क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन जो है यही सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है और तभी सलाइवरी अमाइलेज जो है ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा भी सलाइवा में प्रेजेंट होता है K+, HCO3-, IgA, थायोसाइनेट, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन एक्टिवेट कर रहा है क्लोराइड आयन। वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन को एक्टिवेट करेगा वो है HCl। ये इसे भी एक्ट करेगा और इस पे भी एक्ट करेगा और इसे पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोरेनिन से रेनिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम जो है डाइजेशन में कोई रोल नहीं प्ले करता, ठीक है, यानी फैट या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट किसी चीज के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, जिस तरीके से HCl भी किसी चीज में हेल्प नहीं करता, HCl भी किसी चीज के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, क्लोराइड आयन भी किसी चीज के डाइजेशन में नहीं हेल्प करते, बस एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को। उसी तरीके से एंटेरोकाइनेज भी
किसी के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, ये एक्टिवेट करता है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, एक्टिवेटर एंजाइम। HCl और क्लोराइड आयन एंजाइम नहीं है, इसीलिए हमने वहां पर एक्टिवेटर एंजाइम नहीं लिखा, ठीक है। यस मैम। एंटेरोकाइनेज सबसे पहले एक्टिवेट करता है पैंक्रियाटिक जूस में पड़े हुए ट्रिप्सिनोजेन को, ट्रिप्सिनोजेन, और इसे कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। अब इसके बाद यही ट्रिप्सिन जो है ये इंटर्न एक्टिव करता है काइमोट्रिप्सिनोजेन को इनटू काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। और फिर बाकी सारे एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मेन यहाँ पर तुम्हें यही याद रखना है कि कौन किसे एक्टिवेट कर रहा है। That is enterokinase is the enzyme which is activating the ट्रिप्सिनोजेन, pancreatic juice as well as intestinal juice, है ना, बस तुम्हें ये याद रखना है। गैस्ट्रिक में HCl एक्टिवेट कर रहा है HCl, और सलाइवा में क्लोराइड आयंस एक्टिवेट, क्लोराइड आयन। ओके। तो ये चीज बच गई थी बताने के लिए। तो अब फिर से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे आ जाओ। अब जो तुम्हें डाइजेशन समझना था वो मैं समझा रही हूँ, दैट इज डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईमानदारी से PDF मत देखना, ठीक है। और मुझे Yes, बताओ ma'am. न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहाँ होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन। गुड, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, रटना नहीं पड़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जूसेस खुल रहे हैं, एक है खुद का इंटेस्टाइनल जूस और एक है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे दिख रहा है कुछ Yes, ma'am. न्यूक्लिएस, है न्यूक्लियस। ना। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो आएंगे दैट इज DNA या RNA, तो न्यूक्लिक एसिड आया, ठीक है, दैट इज DNA या फिर RNA। तो ये क्या है, DNA या फिर RNA जो है ये पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो DNA एंड RNA बनता है। तो इस पे Yes, एक्ट ma'am. करेगा न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज। अब अगर न्यूक्लिक एसिड DNA रहा तो ये न्यूक्लियस का नाम हो जाएगा डीएनएज, और अगर वो RNA रहा तो नाम हो जाएगा RNAs, और इसे तोड़ देगा इनटू पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ देगा। तो ये मोनोमर क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, टाइड, ठीक है, टाइड, नॉट साइड, टाइड, ठीक है। टाइड, यस मैम। अब पैनक्रियाटिक जूस के अलावा एक और जूस प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो कि एक्ट करेगा, उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो है, अब ये न्यूक्लियोटाइड पूरी तरीके से तो नहीं ना टूटा है, ठीक है, यस तो मैम। इस न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करेगा जो कि मोनोमर है, इसे और छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करेगा तो इसी का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड एज, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट कर रहा है तो टाइड एज, तो इसे तोड़ देगा इनटू न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। प्लस कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट भी रहेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा। अब न्यूक्लियोसाइड भी और फर्दर टूटेगा। अब न्यूक्लियोसाइड पर एक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, और इसे तोड़ देगा इनटू नाइट्रोजन बेसेस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, पेंटोस वो सब शुगर, भी उसमें भी फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब तुम्हें मैंने क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये सब नहीं पढ़ाया है, तो मे भी तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगी बायोमोलिक्यूल्स वाला हिस्सा, ठीक है। ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मैम ये मैम पढ़ लिया मैम, इसमें है 12 में ये मॉलिक्यूलर बेसिस, हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस में तो है। यस मैम। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, DNA या फिर RNA टूटेंगे। तो अब मुझे बताओ कि पॉलीमर का डाइजेशन
कहाँ पे होगा? जो पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है उसका डाइजेशन कौन करेगा? कौन का? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होगा ही, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस करेगा, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट न्यूक्लियस करेगा, न्यूक्लियस। और मोनोमर का डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट करेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक आज का क्लास था। यहाँ तक अगर डाउट है तो पूछ लो। और क्वेश्चंस लगाए थे? यस मैम। ये जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं रेस भिजवा दूंगी तुम लोग को, ठीक है ना? जिसे सॉल्व Yes, करना ma'am. होगा वो सॉल्व कर सकता है अपने रैंक इम्प्रूव करने के लिए, और नहीं तो मैं क्लास में तो डिस्कस करूंगी ही रेस को। ठीक है, रेस अच्छा मॉड्यूल है। और उसके बाद तुमसे कौन सा बिगनर बॉक्स बनेगा, एक सेकंड मैं आज होमवर्क दे देती हूँ, अभी 5 मिनट बाकी है ना, एक सेकंड रुकना। अब से जब नेक्स्ट क्लास जो भी स्टार्ट होगा उसमें पहले क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, उसके बाद ही क्लास आगे बढ़ेगा। ये Yes, ma'am. समझ में नहीं आता है कि कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, डाउट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड। मैम इनेमल में पानी क्यों नहीं रहता? क्या इनामल में क्या? वाटर। वाटर क्यों नहीं रहता? हाँ? हेलो, यस मैम, वही। पानी क्यों नहीं रहता, इसका तो जवाब मुझे भी नहीं पता है। मतलब उसमें दिया हुआ था कि मतलब हमको लगा कि बॉडी में सबसे ज्यादा हुआ तो उसमें भी होगा ही वाटर, तो लेकिन क्या उसमें दिया हुआ था मुझे 3%।